हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान की ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। ये जो वीडियो है ये हिंदी लेक्चरर के लिए जो एग्ज़ाम होता है उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। चाहे कोई भी हिंदी एग्ज़ाम हो, टेट हो या पीजीटी हिंदी या फिर नेट से रिलेटेड हो, तो इसको आप एक बार ज़रूर देखें। ये काफ़ी पुराना पेपर है, 1994 का पुराना है, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन आज भी इन्हीं जो पुराने पेपर्स होते हैं में से पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस कवि को लोकनायक कहा गया है? तो तुलसीदास जी को लोकनायक कहा गया है। तो तुलसीदास जी को लोकनायक किसने कहा? तो घनश्याम व्यास जी जो थे उन्होंने तुलसीदास जी को महान भक्त, सच्चे सामाजिक, लोकनायक तत्व गुणों से परिपूर्ण कहा था। तो गाइस यहाँ दो क्वेश्चन निकल जाते हैं। एक तो कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि उनको तुलसीदास जी को लोकनायक किसने कहा, तो आप आंसर दे सकते हैं घनश्याम व्यास जी ने उनको लोकनायक कहा है। सेकंड क्वेश्चन है, किस कवि ने रूप के द्वारा अरूप की व्यंजना की है तथा कथन के सहारे अकथ्य को कहा है? तो कबीर जी ने रूप के द्वारा अरूप की व्यंजना की है तथा कथन के सहारे अकथ्य को कहा है। कबीर जी जो थे ये आपको पता है, इनको वाणी के डिक्टेटर भी कहा जाता है अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखें। और दूसरी इनकी जो मुख्य रचनाएं थी वो साखी और शब्द और रैमैनी थी। तो इनकी जो भाषा रही है वो ज़्यादातर अवधी, सुधुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी रही है। इनसे भी रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सुधुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा, मतलब किसने इनको कहा है कि इनकी भाषा पंचमेल है या सुधुकड़ी है। तो हम अगर थोड़ा थोड़ा ज़रूर इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ज़्यादा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसका मेन क्वेश्चन कबीरदास से रिलेटेड ये बनता है कि वाणी के डिक्टेटर इनको किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर जी को वाणी के डिक्टेटर भी कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, साहित्य लहरी के रचयिता हैं। तो साहित्य लहरी के जो रचयिता हैं वो सूरदास जी हैं। तो साहित्य लहरी के बारे में अगर जो मेन बात है वो इसमें ये है कि इसका जो अंतिम पद है, वैसे तो इसमें 118 पद रचना है इसकी, लेकिन इसका जो लास्ट जो अंतिम पद है में सूरदास का वंश वृक्ष दिया गया है। तो ये इसकी मेन बात है और इसके 118 पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सूरदास ने भ्रमर गीत लिखने की प्रेरणा प्राप्त कहाँ से की थी? तो सूरदास जी ने भ्रमर गीत लिखने की जो प्रेरणा है वो भागवत पुराण से प्राप्त की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इतना थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि भ्रमर गीत जो है ये एक्चुअली है क्या? जो भ्रमर गीत है ये भारतीय काव्य की एक पृथक काव्य परंपरा है। तो भ्रमर गीत सिर्फ सूरदास जी ने ही नहीं लिखा है, इसी के नाम से, भ्रमर गीत के ही नाम से नंददास जी ने, नंददास जी ने, मैथिली शरण गुप्त जी ने भी काफ़ी रचनाएं दी है। और भी अन्य भी है जिन्होंने भ्रमर गीत के नाम से जिनकी रचनाएं हैं। तो थोड़ा सा ये हम देख लेते हैं और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो सूरदास ने भ्रमर गीत की रचना जो थी उनकी, उसमें था क्या? उसमें ये था कि मथुरा से कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज संदेश लेकर भेजा जाता है। तो इसके बारे में है सूरदास जी ने इसमें लिखा हुआ भ्रमर गीत में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। तो कृष्ण जो गीतावली है इसके जो रचयिता है वो तुलसीदास जी हैं। तो ये जो कृष्ण गीतावली है ये एक लघु काव्य कृति है, सिर्फ इसमें 61 पद हैं और ये तुलसीदास जी की प्रौढ़ रचना है। और 1642 से लेके 1650 के मध्य ही ये लिखी गई है कृष्ण गीतावली। और कृष्ण चरित्र जो है इस जो काव्य का
विषय बनाया गया है। तुलसीदास जी ने कृष्ण चरित्र को इसका विषय बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती मंगल में कुल कितने छंद है? तो पार्वती जो मंगल है, पहले तो हम जान लेते हैं ये किसकी रचना है। तो पार्वती जो मंगल है ये तुलसीदास जी की ही रचना है और ये उनकी प्रसिद्ध रचना है। और इसमें है क्या, इसमें शिव पार्वती विवाह है और इसमें 164 छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र ने बिहारी को संज्ञा दी। तो आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र ने बिहारी जी को रीति, यहाँ पे फ्रेंड्स रीतिवद लिखा है, लेकिन जो बिहारी जी हैं वो रीति सिद्ध कवि हैं। तो आचार्य विश्व प्रसाद जी ने बिहारी जी को रीति सिद्ध कवि की संज्ञा दी है। और अगर पूछा जाए कि रीति सिद्ध कवियों में प्रमुख कवि कौन से हैं, तो बिहारी ही उन रीति सिद्ध के प्रमुख कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे। और ये रीतिकाल आपने अगर पढ़ा होगा तो रीतिकाल के 3 जो प्रसिद्ध कवि थे, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। रीतिबद्ध कवि जो थे, इनमें जो फेमस थे वो थे केशव दास, चिंतामणि त्रिपाठी, भिखारी दास जी और भी थे। और रीति सिद्ध कवि में तो हमने यहाँ देख ही लिया कि आचार्य विश्व प्रसाद जी ने बिहारी जी को बोला है। और एक रीति मुक्त है जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो कवि है वो घनानंद जी हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बिरह लीला किसकी रचना है? तो अभी हमने पीछे घनानंद जी के बारे में पढ़ा था, जो क्या थे, रीति मुक्त कवि थे। रीति मुक्त कवि एक्चुअली होते वो थे जो किसी भी नियम को मतलब बिल्कुल आज़ाद होके वो अपनी मतलब काव्य की रचना करते थे, उन्हें रीति मुक्त कवि कहा जाता है। और घनानंद रीति मुक्त कवि में प्रसिद्ध कवि रहे हैं। और बिरह लीला जो है ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगर थोड़ा सा इनके बारे में और जाने तो सुजान हित जो थी ये घनानंद जी की, सुजान हित मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सुजान हित जो थी ये घनानंद की लोकप्रिय रचना थी। और अगर थोड़ी सी और बात करें घनानंद जी के बारे में, तो घनानंद जी जो थे वे अनंत घन के नाम से भी काफ़ी प्रसिद्ध थे। और शुक्ल जी का मानना है कि मलिक मोहम्मद जी का मानना है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय ही ये मारे गए थे। अगर पूछा जाए कि घनानंद की मृत्यु कब हुई थी, किसके काल में हुई थी, तो नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ था भारत पे, तभी घनानंद की उसी दौरान मृत्यु हुई थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पद्मावत की भाषा है। तो यहाँ पे पद्मावत की भाषा पूछी है, तो अवधि जो है वो पद्मावत की भाषा है। अगर पद्मावत देखें तो ये एक बड़ा ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। और ये किसका महाकाव्य है? ये मलिक मोहम्मद जायसी का बड़ा प्रसिद्ध महाकाव्य है। रानी पद्मावती की सुंदरता और जौहर का वर्णन इसमें किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। जायसी ने हजरत मोहम्मद के प्रति अनन्य आस्था प्रकट की है। तो जायसी जी ने हजरत मोहम्मद के प्रति अनन्य आस्था अपने आखिरी कलाम में की है। तो आखिरी कलाम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो आखिरी कलाम जी मोहम्मद जी की रचना है, जायसी जी की। इस्लामी मान्यता के अनुसार प्रलय का वर्णन किया गया है किसमें? आखिरी कलाम में। और इसका जो सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था वो फारसी में हुआ था। तो आखिरी कलाम सबसे पहले फारसी में इसका प्रकाशन हुआ था, फारसी भाषा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तुलसीदास ने मीरा के पत्र में उत्तर लिखा। तो तुलसीदास जी ने मीरा के पत्र में जो उत्तर लिखा था वो क्या था कि नाते नेह राम को मनियत सुहृदय सुसैब्य यहाँ लो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि तुलसीदास ने मीरा के पत्र के उत्तर में लिखा। तो मीरा जी ने तुलसीदास को पत्र क्यों लिखा था? तो उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र इसलिए लिखा था कि राणा जो कि उनके पति थे, जिनके साथ उनका विवाह हुआ था, उनके जो संबंधी थे वो उनको बड़े प्रताड़ित करते थे, कुछ उनके साथ बुरा करने का
करने की कोशिश करते थे, तो वो इतना कुछ सह रही थी कि उन्होंने दुखी होके एक बार तुलसी जी को पत्र लिखा था। तो तुलसीदास जी ने फिर उस पत्र के उत्तर में जवाब दिया था कि नाते ने राम को मनियत सुहृदय सुसैभ्य यहाँ लो। ये तो छोटी सी पंक्ति ली है, लेकिन उन्होंने लिखा था तुलसीदास जी ने कि मतलब ऐसे नाते छोड़ दो जो आपको मतलब आपकी कदर नहीं करते हैं, मतलब करते हैं, उनको त्याग दो, त्याग देना चाहिए हमें ऐसे रिश्तों को। तो उन्होंने उन राधा जी मीरा जी को यही लिखा था पत्र में। जिस प्रकार रावण का साथ विभीषण ने छोड़ दिया था और कैकेयी का साथ लक्ष्मण भरत जी ने छोड़ दिया था, इसी तरह मीरा जी को भी उन्होंने यही कहा था कि अगर ये जो आपके संबंधी है ये आपका अगर बुरा चाहते हैं तो आपको इनको त्याग देना चाहिए। तो उसी से संबंधित है ये लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आचार्य शुक्ल ने रोमांटिक धारा का प्रमुख कवि कहा। तो आचार्य शुक्ल जी ने रोमांटिक धारा का प्रमुख कवि जायसी जी को कहा है। जायसी जी के आपने देखे हैं ऊपर 2 क्वेश्चंस आगे हैं। जायसी मतलब मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये पद्मावत जो है इसी के आधार पर शुक्ल जी ने इन्हीं रोमांटिक धारा का कवि माना है। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेम आश्रय धारा के कवि थे। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की कौन सी धारा के कवि थे। तो आप बता सकते हैं कि वो निर्गुण प्रेम आश्रय धारा के कवि थे और सूफी संत थे। वो प्रेम के पीर कवि भी उन्हें कहा जाता है। तो भक्ति काल के प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है? तो मलिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है। कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। प्रेम के पीर मलिक मोहम्मद जायसी को भी कहा जाता है और घनानंद को भी कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन आएगा रीति काल के कौन से कवि को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। तो आप घनानंद को ही टिक करिएगा वहाँ पर, लेकिन अगर भक्ति काल के पूछे तो मलिक मोहम्मद जायसी को आपको टिक करना होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बिहारी सत सई। तो गाइस यहाँ पे सतराई हो गया है, लेकिन यहाँ पे सतराई नहीं है, सत सई है। बिहारी सत सई में कितने दोहे संकलित है? तो बिहारी सत सई पहले तो मैं बता दूं ये बिहारी जी की एकमात्र रचना है और इसके जो दोहे हैं वो 700 से अधिक है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं कहीं 719 तो कहीं कहीं पे 713 दोहे बताए जाते हैं। तो तीनों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन आए तो आप जरूर टिक करिएगा इनमें से एक। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सुरसागर में स्कंद है। तो सुरसागर में स्कंद तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन सुरसागर अब देख लेते हैं कि ये रचना किसकी है। तो सुरसागर जो है ये सूरदास की रचना है। स्कंद इसमें 12 है। और सुरसागर की भाषा की बात करें तो सुरसागर की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। कीर्तन पदों का सुंदर संकलन है। सूरदास जी की जो कीर्तन पद थे उन्हीं का संकलन है इसमें सुरसागर में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। राम की शक्ति पूजा के रचयिता। तो राम की शक्ति पूजा के जो रचयिता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसके रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। चित्राधार की भाषा है। तो चित्राधार की जो भाषा है वो तो ब्रज है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एक और पुट होता है कि चित्राधार जो है वो किसने लिखी हुई है या किसकी रचना है। तो चित्राधार जो है ये आपकी जयशंकर जी की रचना है और ये ब्रज भाषा और खड़ी बोली में भी है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपको और बताऊं तो चित्राधार जो है इसका एक प्रथम काव्य संग्रह निकला था और एक द्वितीय। जो प्रथम संग्रह था वो वज्र और खड़ी बोली में था और जो दूसरा था वो सिर्फ ब्रज भाषा में था। तो इसी वजह से ब्रज को इन्होंने मेन ले लिया है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन। शायाबाद की चर्चा प्रारंभ हुई। शायाबाद की चर्चा जो है ये झरना के प्रकाशन से हुई थी। तो झरना, अगर झरना की बात करें तो झरना जो था ये भी जयशंकर प्रसाद जी की ही प्रथम कृति थी और ये शायाबाद की भी प्रथम कृति ही मानी जाती है झरना। और
इसका जो प्रकाशन वर्ष था ये 1918 था, मतलब 1918। और द्वितीय जो इसका प्रकाशन था वो 1927 था। मतलब झरना के 2 प्रकाशन हुए थे, एक तो 1918 में हुआ था और दूसरा जो था 1927 में हुआ था। गाइज अगर आप साथ साथ में मैं जो बोल रही हूँ वो आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, काम्यायनी। काम्यायनी जो है इसमें बोला है कि ये क्या है। तो काम्यायनी प्रलय के बाद मानवता के पुनर्विकास की कहानी है। काम्यायनी में क्या है, प्रलय के बाद मानवता के पुनर्विकास की कहानी किसमें है, काम्यायनी में इसकी कहानी है। और काम्यायनी जो है गाइस ये जयशंकर प्रसाद जी की ही रचना है और आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है ये। और इसकी जो भाषा है वो हिंदी रही है और इसकी जो अंतिम रचना है ये 1936 ईस्वी 1936 में इसकी रचना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निराला का प्रथम काव्य संग्रह। तो निराला जी मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनका जो प्रथम काव्य संग्रह था वो अनामिका था। अनामिका जो था ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ प्रथम काव्य संग्रह पूछा है, कई बार पूछते हैं कि अनामिका जो निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह था इसका प्रकाशन कब हुआ था। तो इसका प्रकाशन 1923 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलोसफर के पैर किसके पास हैं। तो ये पंक्तियां निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने खुद के लिए कही हैं। कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलोसफर के पैर। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ये खुद के बारे में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, चिदम्बरा। चिदम्बरा प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। तो चिदम्बरा जो है ये सुमित्रानंद पंत जी की ही कविताओं का संकलन है चिदम्बरा। और हिंदी साहित्य में छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक सुमित्रानंद पंत की ये वाली जो रचना है चिदम्बरा है। श्रेष्ठ कविता संग्रहों में गिना जाता है इसे। और थोड़ा सा लिख देती हूँ यहाँ पे, 1961 को जो ये चिदम्बरा थी, चिदम्बरा किसकी, सुमित्रानंद पंत की, इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मतलब पंत जी को इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, पंत को नेहरू शांति पुरस्कार मिला। तो पंत जी को नेहरू शांति पुरस्कार किसके लिए मिला था, लोकायतन के लिए। देखिए 2 क्वेश्चन ही पंत से रिलेटेड आ गए हैं। एक चिदम्बरा है, चिदम्बरा के बारे में हमने पढ़ा कि पंत जी को इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और पंत जी को लोकायतन के लिए नेहरू शांति पुरस्कार भी मिला है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि जो लोकायतन है ये विचार प्रधान महाकाव्य था सुमित्रानंदन पंत जी का। इस काव्य में एक व्यक्ति, एक गांव, एक युग, एक धरती की गाथा दर्शाई गई है। गाइस फिर से दोहरा रही हूँ, मैं जो चीजें बोल रही हूँ अगर आप उसको कॉपी पे लिखना चाहते हैं तो आप जरूर लिखिएगा, इसे पॉज करके सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मधुज्वाला काव्य कृति है। तो मधुज्वाला जो है ये काव्य कृति सुमित्रानंदन पंत की। आप देख रहे हैं लगातार 3 क्वेश्चन है जो सुमित्रानंदन पंत के ही आए हुए हैं। तो मधुज्वाला ये काव्य कृति किसकी है, सुमित्रानंदन पंत जी की। तो मधुज्वाला के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये उमर खयाम जो थे उनकी रुबाइयों के हिंदी अनुवाद थे। ये हिंदी अनुवाद किसने किए थे, सुमित्रानंदन पंत जी ने किए हैं। तो ऐसा नहीं आता क्वेश्चन, केवल ऐसा भी आता है उमर खयाम की रुबाइयों के हिंदी अनुवाद किसमें हुआ है। तो आप ऑप्शन में मधुज्वाला टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो प्रथम जो तार सप्तक था इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1943 है, 1943। तो तार सप्तक यहाँ पे हम देख लेते हैं कि तार सप्तक था क्या।
तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। अघेई द्वारा 1943 में नई कविता के प्रणय हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि किसने मतलब इसको शुरू किया था, किसने संपादन किया था, संकलन किया था इसका, तो अघेई जी ने किया था। याद रखिएगा, या तो प्रकाशन वर्ष पूछ लेते हैं या ये पूछ लेते हैं कि प्रथम तार सप्तक मतलब ये शुरू किसने किया था, तो अघेई जी ने किया था इसे शुरू। और तार सप्तक जो है ये नई कविता का प्रस्थान बिंदु भी माना जाता है। तार सप्तक नई कविता का प्रस्थान बिंदु भी माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, बाबरा अहेरी काव्य कृति है। तो बाबरा अहेरी जो काव्य कृति है ये किसकी है, अघेई की। तो आपको पता होगा अघेई जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो ये बाबरा अहेरी उनकी काव्य कृति है। बाबरा अहेरी इसमें उपनाम दिया है, किसे दिया है, सूर्य के लिए यूज किया गया है ये बाबरा अहेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने बाबरा अहेरी पढ़ी होगी तो आपको बिल्कुल पता होगा इस बारे में कि बाबरा अहेरी किसके लिए यूज किया गया है। 26, कविता के प्रयोग का विषय घोषित किया। तो कविता के प्रयोग का जो विषय है ये घोषित किसने किया है, ये भी अघेई जी ने किया है। अघेई जी आपको बता दूं मैं फिर से, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अघेई जी। तो 2 क्वेश्चन लगातार उनके आ गए हैं, 2 या 3 ही आ गए हैं, क्योंकि तार सप्तक का भी जो संपादन था वो भी अघेई जी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, कनुप्रिया की पृष्ठभूमि है। तो कनुप्रिया की जो पृष्ठभूमि है वो पौराणिक है, वो इसलिए क्योंकि इसमें कृष्ण और राधा के बारे में है। तो कनुप्रिया, कनु का अर्थ होता है कृष्ण। तो ये देख लेते हैं कि कनुप्रिया, ये तो पृष्ठभूमि पूछी हुई है ना, लेकिन कनुप्रिया किसने लिखी हुई है, तो ये धर्मवीर भारती की कृति है ये। और कनु अर्थात कृष्ण की प्रिया राधा की अनुभूतियों की गाथा है। नारी के मन की संवेदनाओं और प्यार के नैसर्गिक सौंदर्य का अप्रीतम चित्रण किया है धर्मवीर भारती ने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, खड़ी बोली के 4 प्रारंभिक लेखक थे। तो खड़ी बोली के 4 प्रारंभिक लेखक हैं लल्लूलाल, सदासुखलाल, ईशा अल्लाह खां और सदल मिश्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, प्रेम सागर के रचयिता। प्रेम सागर के रचयिता जी हैं लल्लूलाल जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, प्रताप नारायण मिश्र खत्री तथा राधा चरण गोस्वामी लेखक हैं उत्तर भारतेंदु काल के, उत्तर भारतेंदु काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, हिंदी नाटक के वास्तविक जन्मदाता। तो हिंदू, ये क्वेश्चन गाइस इसका आंसर नहीं लिख पाई हूँ मैं, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। तो भारतेंदु जो है ये भारतेंदु गाइस, भारतेंदु को हिंदी नाटक के वास्तविक जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रकांता संतति के लेखक है। तो चंद्रकांता संतति के जो लेखक है वो खत्री जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंचलिक उपन्यास की सर्वप्रथम प्रतिनिधि रचना कौन सी है। तो आंचलिक उपन्यास की सर्वप्रथम प्रतिनिधि रचना जो है वो कस्तूरी कुंडली बसई, कस्तूरी कुंडली बसई, ये आंचलिक उपन्यास की सर्वप्रथम प्रतिनिधि रचना है। और ये जो कस्तूरी कुंडली बसे है ये मैत्री पुष्पा जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, शुक्ल जी के अनुसार हिंदी कहानी का जो प्रारंभ है वो किससे माना जाता है। तो इंदुमती से। तो इंदुमती जो है गाइस, ये इंदुमती और गुलबहार कहानियों के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी को प्रथम कहानीकार होने का श्रेय प्राप्त है। तो इंदुमती पूछ सकते हैं कि ये किसकी रचना है, तो आप बता सकते हो कि ये किशोरी लाल गोस्वामी। तो आप लिख लीजिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35,
सत्याग्रह आंदोलन को लेकर प्रेमचंद ने क्या लिखा, ये मैं आपको बोल रही हूँ कि ये थोड़ा सा यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा गया, ये लाइन नहीं है, यहाँ पे है सत्याग्रह आंदोलन को लेकर प्रेमचंद ने लिखा है। मतलब सत्याग्रह आंदोलन को लेकर प्रेमचंद ने कौन सी कृति लिखी है, तो रंगभूमि भी लिखी है उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन को लेकर। तो रंगभूमि यहाँ पे हम देख लेते हैं। रंगभूमि जो है ये 1924 से 25 के मध्य लिखी गई थी। ये एक यथार्थवादी उपन्यास है और जिसमें तत्कालीन भारत वर्ष का समग्र चित्रण है। मतलब ये उस समय की है जब अगर ये 1924 और 5 के बीच में लिखी गई है, तो उसी समय जो स्थिति थी समाज की उसी के बारे में इसमें लिखा गया है। और आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा उपन्यास है ये प्रेमचंद जी का। रंगभूमि पर स्वाधीनता आंदोलन और गांधीवाद का प्रभाव दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत को लेकर चले। तो फ्रायड के जो मनोविश्लेषण सिद्धांत थे इसको लेकर कौन चले, ईलाचंद्र जोशी, क्योंकि इनको वैसे भी मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक लेखक माना जाता है। तो फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत को लेकर भी यही चले थे, ईलाचंद्र जोशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास था ये गारसा द तासे ने लिखा था, गारसा द तासे। तो गारसा द तासे देख लेते ये कौन थी। ये फ्रांस में ही इनका जन्म हुआ था और हिंदी और उर्दू साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जो है इन्होंने ही लिखा था, जिसका नाम था उनके जो एक ग्रंथ था इतिहास का, इसका नाम था इस्तवार दल लिटरेरियू इंदियोई ए हिंदुस्तानी, इन्हीं का लिखा हुआ है। ये थोड़ा शायद उर्दू में मतलब पता नहीं किस भाषा में है, ये अलग से शब्द है। तो आपको पता चल गया कि गारसा द तासे ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। हिंदी साहित्य का प्रथम कामबद्ध इतिहास ग्रंथ। यहाँ पे कामबद्ध नहीं है, यहाँ पे है क्रमबद्ध इतिहास ग्रंथ, मतलब क्रम से लिखा गया जो इतिहास ग्रंथ है वो कौन सा है, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो अगर ये ग्रंथ आया है तो ये किसी ने लिखा तो होगा। तो ये वाला ग्रंथ है ये लिखा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है जी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है ये मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और ये क्रमबद्ध इतिहास ग्रंथ है ये। और ये लिखा था 1888 में, मतलब 1888। काफ़ी इजी है इसे याद करना, 1888 आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया था। हिंदी के साहित्य के इतिहास का क्रमबद्ध ग्रंथ है ये। नेक्स्ट है राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना। तो राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी का जो प्रथम कवि है वो पुष्यदंत को माना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर। पुष्यदंत के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, वो एक तो अपभ्रंश भाषा के वो महाकवि थे, अपभ्रंश भाषा के महाकवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक काल विभाजन किया। तो वैज्ञानिक काल विभाजन जो है रामचंद्र शुक्ल, वैसे तो हिंदी साहित्य के कईयों ने विभाजन किया है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी के जो वैज्ञानिक काल विभाजन है उसी को माना जाता है। खुमान राजसो के जो रचयिता है वो दलपति विजयी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। भक्ति काल की दो प्रमुख धाराएं। तो भक्ति काल की दो प्रमुख धाराएं हैं निर्गुण और सगुण धारा। निर्गुण से आपको शायद याद आया होगा, हमने मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में पढ़ा है कि वो भक्ति काल की निर्गुण प्रेम आष्टीय धारा के कवि थे। तो ये ही वो निर्गुण धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भान प्रहसन प्रकरण।
प्रकरण, भेद, ये किसके भेद है? तीनों ये रूपक के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, कार्य, काल तथा स्थान के संकलन को क्या कहते हैं? तो इसके संकलन को संकलन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, शुद्ध नाटक के तत्वों की संख्या। शुद्ध नाटक के तत्वों की जो संख्या है वो 6 मानी जाती है। कहानी वह रचना है जो एक ही बैठक में पढ़ी जाए। कथन है, मतलब ये जो लाइन्स है ये किसने बोली है? एडगर एलन पो ने ये लाइन बोली है कि कहानी वह रचना है जो एक ही बैठक में पढ़ी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्रता प्रकार है नाटक के कथानक के। प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्रता प्रकार है नाटक के कथानक के। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, भाव, कल्पना, बुद्धि और शैली काव्य के हैं तत्व। तो ये काव्य के क्या हैं? तत्व हैं। क्या? भाव, कल्पना, बुद्धि और शैली, ये काव्य के तत्व हैं। 49, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक प्रकार हैं अभिनय के। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है। तो किसने कहा है उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र? प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद जी ने उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है। 51, काव्य के तत्वों की जो संख्या है वो 4 बताई गई है। काव्य के तत्वों की संख्या 4 बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, प्रबंध और मुक्तक मुख्य भेद है। प्रबंध और मुक्तक मुख्य भेद है काव्य के, मतलब काव्य की जो रचना है दो ही प्रकार से होती है, प्रबंधात्मक काव्य और मुक्त काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, चंपू कहते हैं। तो चंपू किसे कहते हैं? ये हम काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं कि जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की जाती है उसे चंपू काव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, उद्घाटन, विकास, चरमोत्कर्ष, अंत कथनक के भाग हैं महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, आत्म श्लाघा तथा क्रोध करने वाले नायक को कहते हैं धीर ध्वत। ये काफ़ी बार ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन कि इस नायक को क्या कहते हैं, उस नायक को क्या कहते हैं। ऐसे तो आत्म श्लाघा तथा क्रोध करने वाले नायक को धीर ध्वत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, किसी गुण या अवगुण को लेकर चरित्र पर प्रकाश डालने वाली कहानी को कहते हैं। मतलब किसी के गुण या अवगुण को लेकर उसके चरित्र पर प्रकाश डालना है तो वो ऐसे वाली कहानी को चरित्र प्रधान कहानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, प्रसिद्ध कथन से भिन्न विचित्र अभिधा की वक्रोक्ति है। प्रसिद्ध कथन से भिन्न विचित्र अभिधा ही वक्रोक्ति है। तो ये कुंतक, इसका आंसर है कुंतक। तो कुंतक के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि कुंतक की एकमात्र रचना जो है वो वक्रोक्ति है। कुंतक की एक मात्र जो रचना है वो है वक्रोक्ति, वक्रोक्ति जीवत, वक्रोक्ति जीवत जो अधूरी उपलब्ध है। और कुंतक के बारे में थोड़ा सा देखें तो ये अभिधावादी आचार्य थे। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भी इन्हें माना जाता है। तो याद रखिए वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? कुंतक जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, विशिष्ट पद रचना को रीति कहा। तो विशिष्ट पद रचना जहाँ पे होती है उसको रीति कहा है आचार्य वामन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, अभिव्यक्तिवाद प्रस्तुत किया। किसने किया अभिव्यक्तिवाद प्रस्तुत? अभिनव गुप्त जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, संचारी भावों की संख्या। संचारी भावों की संख्या जो है वो 33 है। आचार्य भरत के अनुसार स्थायी भाव है 8। आचार्य भरत के अनुसार जो स्थायी भाव है वो कितने हैं? 8 हैं। आचार्य क्षेमेंद्र का संबंध औचित्य से है और औचित्य को काव्य का प्राण घोषित किया है। तो अगर कुष्मेंद्र का संबंध औचित्य से है तो औचित्य ने ही काव्य का प्राण औचित्य को कहा होगा। तो कुष्मेंद्र ने ही औचित्य को काव्य का प्राण कहा है। तो ये भी बड़े क्वेश्चन आते हैं कि उसने किसने काव्य का प्राण किसे कहा है। ऐसे बड़े ज़्यादा क्वेश्चंस हैं हिंदी में। तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम यही क्वेश्चन जो 98 मैंने सिलेक्ट किए हैं इन्हें देखते हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत प्रतिष्ठित किया
तो वक्रोक्ति सिद्धांत जो प्रतिष्ठित किया है ये कुंतक ने। तो कुंतक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हैं। अगर आप थोड़ा सा देखें तो वक्रोक्ति से उनका एक घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक भी किसे माना जाता है, आचार्य कुंतक जी को माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। अलंकार को काव्य का शोभा कारक धर्म कहा है। अलंकार जो होते हैं, पता ही आपको हिंदी में अलंकार जो होते हैं उसको शोभा कारक धर्म कहा है काव्य का। किसने कहा है? ये दंडी ने कहा है। 66 शब्द अर्थो संहिता काव्यम। शब्द अर्थो संहिता काव्यम परिभाषा ये किसने दी है? ये बामह ने दी है। 67 रसात्मक वाक्यम काव्य होता है। रसात्मक वाक्यम काव्य होता है, मतलब जिस वाक्य में रस है वो ही काव्य होता है। ये मान्यता किसकी है? ये मान्यता विश्वनाथ जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। आचार्य शुक्ल ने हृदय की मुक्त अवस्था कहा है। आचार्य शुक्ल ने हृदय की मुक्त अवस्था किसे कहा है? रस दशा को। 69 विशिष्ट प्रकरण की अतिरंजना को कहते हैं। विशिष्ट प्रकरण की जो अतिरंजना है उसको क्या कहा जाता है? प्रकरण वक्रता। प्रकरण वक्रता, प्रकरण वक्रता। नेक्स्ट है 70 विदर्भी गौड़ी पंचाली वेद ये किसके हैं? ये रीति के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 9 रसों में एक रस और रस जोड़ा है। एक और रस जोड़ा है, तो वो कौन सा रस जोड़ा है? वात्सल्य रस। तो थोड़ा सा अगर देखें तो वात्सल्य रस ये सूरदास जी के कारण इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 हिंदी शब्द जो है ये फारसी से लिया गया है। फारसी शब्द है ये हिंदी शब्द। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास जो है ये ब्राह्मी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 प्राचीन हिंदी को कहते हैं अबहट। प्राचीन जो हिंदी है हमारी उसे अबहट कहा जाता था। पूर्वी हिंदी की मुख्य उपभाषाएं कौन कौन सी है? तो बघेली और अवधी। बघेली अवधी ये दो वैसे तो और भी हैं, लेकिन बघेली और अवधी ये पूर्वी हिंदी की उपभाषाओं में आती हैं। हिंदी का संबंध है आर्य भाषा परिवार के भारतीय भाषा वर्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 भाषा विज्ञान की दृष्टि से खड़ी बोली हिंदी का उद्भव हुआ है। तो शोर सेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी का उद्भव हुआ है। 78 हिंदी में 2 संयुक्त स्वर अपभ्रंश में नहीं थे। ए और औ ये 2 जो हैं स्वर जो हैं संयुक्त स्वर होते हैं ये अपभ्रंश में नहीं थे, लेकिन हिंदी में ये हैं। नेक्स्ट है 79 हिंदी भाषा का आधुनिक काल प्रारंभ होता है 1800। तो 1800 ईस्वी को हिंदी का आधुनिक काल माना जाता है। शुरू हुआ था मतलब 1800 ईस्वी में। देवनागरी लिपि जो है ये अक्षरिक है। अक्षर मतलब अक्षर होते हैं इसमें, इसलिए इसको अक्षरिक बोला जाता है। 81 नागरी लिपि में लिखी जाती है। नागरी लिपि मतलब देवनागरी। इसमें क्या क्या लिखा जाता है? हिंदी इसमें लिखी जाती है, नेपाली और मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 प्राचीन नागरी का विकास हुआ। प्राचीन नागरी का जो विकास हुआ ये कुटिल से हुआ है। प्राचीन नागरी का विकास कुटिल। 83 नागरी हिंदी को संविधान में सरकारी भाषा 1950 में माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी राज्य भाषा है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हिंदी राज्य भाषा है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 85 हमारी भाषा का विकास विकृत अवस्था से वियोग अवस्था में हुआ है। ये लाइन है ये सुनीति कुमार चटर्जी ने बोली है और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चंस में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी की उत्पत्ति संवत 700 के आसपास हुई। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी की उत्पत्ति संवत 700 के आसपास हुई। 87 क्वेश्चन है भाषा की संरचना का आधार है
शब्द तथा वाक्य। तो भाषा की संरचना का आधार शब्द और वाक्य है, शब्द और वाक्य। नेक्स्ट है 88, शिक्षा रूप और रूप फोनिम संबंध का अध्ययन होता है। तो शिक्षा ही होगा, आई थिंक सो। शिक्षा रूप और रूप फोनिम का संबंध का अध्ययन होता है भाषा शास्त्र में, भाषा शास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, भाषा विज्ञान को समकालीन और ऐतिहासिक नामक विभागों में बांटा गया। भाषा विज्ञान को समकालीन और ऐतिहासिक नामक विभागों में बांटा गया। तो किसने बांटा है ये? इसे सपूर ने। नेक्स्ट है रूप ध्वनि तथा वाक्य के अध्ययन का नाम है रूप स्वनिम विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, भाषा की ध्वनि के विकास का कालगत अध्ययन कहलाता है। भाषा की ध्वनि के विकास का कालगत अध्ययन कहलाता है ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धांत भोम बाद शब्द अनुकरण मूल कलावाद है। ये सब जो क्या है, एक ही सिद्धांत के भिन्न भिन्न नाम है। 93, विश्व के भाष खंडों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत फारसी तथा हिंदी का संबंध किससे है? सतम वर्ग से है। पूछते हैं कई बार कि कौन से वर्ग से कौन सी भाषाएं आती हैं, तो आपको अपनी हिंदी के बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो संस्कृत फारसी और हिंदी ये है सतम वर्ग से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, उद्देश्य और विधेयन अंग है। उद्देश्य और विधेयन अंग जो है ये किसके हैं? वाक्य। भाषा की व्याकरणात्मक अभिव्यक्ति को लघुत्तम माध्यम है। भाषा की व्याकरणात्मक अभिव्यक्ति को लघुत्तम माध्यम है वाक्य। नेक्स्ट है 97, औचारणिक भौतिक क्षेत्रिक नाम है स्वर निर्धारण के। औचारणिक भौतिक क्षेत्रिक नाम है स्वर निर्धारण के। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, वर्णनात्मक ऐतिहासिक तुलनात्मक प्रायोगिक है भाषा विज्ञान के अध्ययन की। गाइस कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे अलग से लग रहे होंगे, लेकिन प्लीज़ आप इनको एक बार जरूर पढ़िएगा। एक बार पढ़ोगे तो थोड़ा सा तो माइंड में जरूर रहेगा। आप 4 ऑप्शन देखेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में जरूर वो आंसर आएगा। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस की मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी, तो मैंने दी, लेकिन जो लास्ट के क्वेश्चंस थे इनमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन थी नहीं, तो मैंने दी नहीं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।